हेलो यूपीएससी एस्पिरेंट, और कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सबकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग बात करने वाले हैं ताज के शासन की। इसके पहले हमने कंपनी के शासन के जितने अधिनियम आए थे उसकी बात की थी। अभी हमारा जो पृष्ठभूमि चल रही है, पृष्ठभूमि मतलब कि कहा जाए कि जो भी हमारी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है संविधान को बनाने की, उसकी बातचीत चल रही है। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं पेज नंबर 1.5 किसका, एम लक्ष्मीकांत का। आज हम लोग शुरू करेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है, ताज का शासन। देखिए, आइए शुरू करते हैं। इसके पहले वाला सेशन ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि काफ़ी मज़ेदार सेशन वो भी हुआ है। हमने काफ़ी कुछ भी उसमें कंप्लीट किया है। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला है ताज का शासन कब से शुरू हुआ, 1858 से लेकर 1947 तक। ठीक है, देखिए इस सीरीज़ का फ़ायदा ये रहेगा, आपको बता दूं कि बुक ओपन कर लीजिए, साथ में बैठिए और चीज़ों को ना एक तरफ से कंप्लीट करते चलिए। जिससे क्या होगा, बुक पढ़ने का जो एक हेजिटेशन बना रहता है वो आपके दिमाग से बिल्कुल निकल जाएगा। तो एक बेनिफिट है, अच्छा है ना, तो इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा यार। चलिए, रात में 9 बजे आना है, आधे घंटे का लगभग क्लास होता है, बस ज्वाइन कर लीजिए, काम हो जाएगा। ठीक, चलिए। 1858 का भारत शासन अधिनियम क्या कहता है, इस महत्वपूर्ण कानून का निर्माण 1857 के विद्रोह के बाद किया गया, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। ठीक, जैसा हम लोग जानते हैं, भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम के नाम से प्रसिद्ध इस कानून ने ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया। क्योंकि इसके बाद क्या किया गया, कुल मिला के जो शासन बनाया गया वो कंपनी का बनाया गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी शासन होने लगा ना, कंपनी का ख़त्म हो गया और किसका शासन होने लगा, महारानी का। वहाँ की मतलब सीधा सीधा ब्रिटिश गवर्नमेंट अब क्या करने लगी, शासन करने लगी। ठीक है, चलिए आइए अब आगे देखते हैं। और गवर्नरों, क्षेत्रों और राजस्व संबंधी शक्तियाँ ब्रिटिश शाही को हस्तांतरित कर दी गई। मतलब सीधी सी बात है, सभी शक्तियाँ हस्तांतरित कर ही दी जाएगी। तो इस अधिनियम की खास बातें क्या रही, इस प्रकार आइए देखते हैं कुछ बातें जो हमें इम्पॉर्टेंट है और उसको अंडरलाइन आप जरूर कर लीजिएगा जैसे मैंने किया है। देखिए, इसके तहत भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। गवर्नर जनरल पद का नाम बदल के भारत का वायसराय कर दिया गया। ठीक, यह वायसराय शब्द भारत में ब्रिटिश शासन का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने। ठीक, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया है, तो प्लीज़ इसको थोड़ा सीरियस होके इस बात को ध्यान रखिएगा, वायसराय कब बना। ठीक है, अगला है, इस अधिनियम ने नियंत्रण बोर्ड और निर्देशक कोड समाप्त कर भारत शासन में द्वैध प्रणाली समाप्त कर दी। जो उस समय क्या होता था, कंपनी में दो बोर्ड होते थे, एक प्रशासनिक काम अलग देखते थे और नियंत्रण बोर्ड अलग था। इस वजह से क्या होता था कि द्वैध शासन प्रणाली थी, उसको इस अधिनियम ने क्या किया, खत्म कर दिया। आइए अब आगे देखते हैं। लिखा है, एक नए पद भारत के राज्य सचिव का सृजन किया गया। ये जो राज्य का सचिव होगा ना, ये कहाँ बैठेगा, ये रहेगा इंग्लैंड में ही, लेकिन वहाँ से ये क्या करेगा, भारत के ऊपर कंट्रोल करेगा, जिसमें भारतीय प्रशासन का संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी। यह सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था और अंततः ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। तो ये पूरी तरह से रहेगा ही इंग्लैंड में, लेकिन जो इसकी बातें हैं, जो भी ये कहेगा, वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश संसद की बात होगी। वैसे वहाँ पे क्या था, एक तरह के सांसद होते थे, ब्रिटिश संसद ही होते थे, उन्हीं को ही, उनमें से एक लोग को क्या बना दिया गया, भारतीय सचिव। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, भारत के राज्य सचिव। तो किस अधिनियम से बनाया गया, 1858। यहाँ तक समस्या होनी नहीं चाहिए। आगे देखते हैं हम लोग, पॉइंट नंबर 4। भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया, जो एक सलाहकार परिषद थी। परिषद का अध्यक्ष भारत सचिव को बनाया गया। इस कानून के तहत भारत सचिव की परिषद का गठन किया गया, जो एक निगमित निकाय थी और जिसे भारत और इंग्लैंड में मुकदमा करने का अधिकार था। इस पर भी मुकदमा किया जा सकता था। ठीक है, कुछ खास नहीं है। ठीक है, हाँ, मुकदमा किया जा सकता था। ओके, याद रखना, इसके ऊपर भी किया जा सकता था और ये भी मुकदमा कर सकती थी। ठीक है, तो इतनी बातें ध्यान रखना है। आइए आगे देखते हैं हम लोग। 1858 के कानून का मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक मशीनरी में सुधार था, जिसके माध्यम से इंग्लैंड में भारत सरकार का अधीक्षण और नियंत्रण हो सका।
इसने भारत में प्रचलित शासन प्रणाली में कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया। क्यों नहीं किया? सीधी सी बात है, वो क्यों करेंगे परिवर्तन? कोई मतलब था नहीं परिवर्तन करने का उस समय। तो बस इतनी बात ध्यान रखिएगा, इसने भारत में प्रचलित जो भी शासन प्रणाली थी उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया, प्रणाली वही चलती रहेगी, बस जो अपर शासन होगा वो बदल जाएगा। कंपनी की जगह अब कौन आ गया? सीधी सी बात है, सीधा ब्रिटिश संसद। देखा जाए तो एक तरह से उस समय भी ब्रिटिश संसद ही करती थी, लेकिन करने वाला तो कोई और होता था, बस बात इतनी सी थी। आइए अब हम लोग बात करेंगे 1861 का अधिनियम। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं इस अधिनियम में, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा या अंडरलाइन कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए एम लक्ष्मीकांत की सबसे खास बात यह है कि इसी बुक में ही आप अंडरलाइन करते चलेंगे तो आपको क्या होगा ना, अलग से नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 1857 की महान क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार ने यह महसूस किया कि भारत में शासन चलाने के लिए भारतीयों का सहयोग लेना आवश्यक है। इस सहयोग नीति के तहत ब्रिटिश संसद ने 1861, 1892 और 1909 में 3 नए अधिनियम पारित किए। 1861 का भारत परिषद अधिनियम भारतीय संवैधानिक और राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। इस अधिनियम की विशेषताएं इस प्रकार की थी, आइए देखते हैं। इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। इस प्रकार वायसराय कुछ भारतीयों को विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकित करता था। 1862 में लॉर्ड कैनिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। 1862 में लॉर्ड कैनिंग 3 भारतीयों, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया। ठीक, ये 3 व्यक्ति ऐसे थे जो पहली बार क्या था कि जो गैर अस्थायी सदस्य, या आप कह सकते हैं कि ऐसे सदस्य जो गैर सरकारी सदस्य के रूप में इनको नामित किया गया वायसराय के ऑफिस में। आगे, इन अधिनियम के ने मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसियों को विधायी शक्तियां पुनः देकर विकेंद्रीकरण की शुरुआत की। इसके पहले क्या हुआ था, जब बंगाल का गवर्नर जनरल आया था तो उसने क्या किया था, बम्बई और मद्रास दोनों की जो प्रेसिडेंसियाँ थी ना उसको अपने में शामिल कर दिया था। मतलब वहाँ की जो ताकत थी, जो विधायी शक्तियाँ थी, वो खुद ही ले लिया था, है ना। तो इस वजह से क्या हुआ, उसको दोबारा लौटा दिया गया। तो ये विकेंद्रीकरण रहा, मतलब शक्तियों का अलग अलग जगह बंटवारा। इस प्रकार इस अधिनियम ने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा शुरू हुई केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति को उलट कर दिया, जो 1833 के चार्टर अधिनियम के साथ ही अपने चरम पर पहुंच गई थी, क्योंकि 1833 में ही ऐसा हुआ था। इस विधायी विकास की नीति के कारण 1937 तक प्रांतों को संपूर्ण आंतरिक स्वायत्तता हासिल हो गई। बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत और पंजाब में क्रमशः 1862, 1866 और 1897 के बीच विधान परिषदों का गठन हुआ। तो धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, अपना कार्यक्षेत्र को बढ़ाने लगे। सीधी सी बात है, क्योंकि अब प्रशासन को बड़ा करना था। चलिए अब आगे देखते हैं। इसने वायसराय को परिषद में कार्य संचालन के लिए अधिक नियम और आदेश बनाने की शक्तियां प्रदान की। इसने लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1859 में प्रारंभ की गई पोर्टफोलियो प्रणाली को भी मान्यता दी। इसके अंतर्गत वायसराय की परिषद एक सदस्य एक और या अधिक सरकारी विभागों का प्रभारी बनाया जा सकता था। मतलब एक ही व्यक्ति को कई सरकार के विभागों का प्रभारी बनाया जा सकता था, तथा उसे इस विभाग में काउंसिल की ओर से अंतिम आदेश पारित, मतलब सीधी सी बात है, वायसराय का ही ऑफिस अंतिम आदेश पारित करेगा। इसने वायसराय को आपातकालीन में बिना काउंसिल की संस्तुति से अध्यादेश जारी करने के अधिकृत किया। ऐसे अध्यादेश की अवधि 6 माह तक होती है। जो आज हमारे राष्ट्रपति हैं जिनके पास ये पावर है अध्यादेश की, तो ये कहीं ना कहीं यहीं से ली गई है 1858 के अधिनियम से, सॉरी 61 हम पढ़ रहे हैं, 1861 के अधिनियम से ही ली गई है, क्योंकि यहाँ पे वायसराय को यह वीटो पावर, मतलब अध्यादेश की शक्ति दी गई थी। ठीक, अध्यादेश में क्या होता है, मान लीजिए वह कानून नहीं है लेकिन अर्जेंट में किसी कानून की ज़रूरत पड़ रही है तो वो क्या कर सकते थे, उस कानून को पारित कर सकते थे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। आगे लिखा है 1892 का भारत परिषद अधिनियम, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए जो मैंने कलर किया है ना, आप भी कर लीजिएगा, वही इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जहाँ पे यूपीएससी आपको ट्रैप कर सकती है। इसके माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त गैर सरकारी संख्या बढ़ा दी गई।
शुरुआत कब की गई? 61 में, लेकिन 92 आते इनकी संख्या बढ़ा दी गई। हालांकि बहुमत सरकारी सदस्यों का ही था। सीधी सी बात है, अभी वो उतना नहीं घुसने दे रहे थे, लेकिन हाँ, गैर सरकारी के रूप में क्या किया गया? बढ़ाया गया। इन विधान परिषदों में कार्यों में वृद्धि कर रहे बजट पर बहस करने, कार्यपालिका में प्रश्न उठाने के लिए अधिकृत किया। तो इसको अंडरलाइन जरूर कर लीजिएगा कि किस अधिनियम के तहत ये ताकत मिली भारतीयों को कि यह विधान परिषदों को कि वह बजट में वृद्धि करने या बहस करने या कार्यपालिका के प्रश्नों का क्या करना है? उत्तर देने के लिए अधिकृत किया। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे। इसमें केंद्रीय विधान परिषद और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स में गैर सरकारी सदस्यों के नामांकन के लिए वायसराय की शक्तियाँ का प्रावधान था। इसके अलावा प्रांतीय विधान परिषदों में गवर्नर को जिला परिषद, नगरपालिका, विश्वविद्यालय, व्यापार संघ, जमींदारों और चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सिफारिश पर गैर सरकारी सदस्यों को नियुक्त करने की शक्ति थी। ठीक है, अब आप खुद सोचिए, इनके पास ज़्यादा शक्ति थी। ठीक है, इनके अलावा प्रांतीय विधानसभा में जो गवर्नर था या जिला परिषद, नगरपालिका, विश्वविद्यालय, है ना, व्यापार संघ, जमींदारों और चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सिफारिशों पर गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति करता था। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग, क्योंकि केंद्र के पास ये शक्ति थी। ठीक, आगे। इस अधिनियम ने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों दोनों में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक समिति और परोक्ष रूप से चुनाव का प्रावधान किया। हालांकि चुनाव शब्द अधिनियम में प्रयोग नहीं हुआ। इसे निश्चित निकायों की सिफारिश पर की जाने वाली नामांकन का प्रक्रिया कहा गया। इसका मतलब ये है अप्रत्यक्ष चुनाव किया जाएगा। जो चुन लिया जाएगा वो कौन चुनेगा? परिषद चुनेगी, और परिषद जो बनाई गई है, मतलब जो सीमित या जो समिति बनाई गई है, वो समिति क्या करेगी? लोगों को चुनेगी और उन्हीं को वहाँ पे गैर सरकारी सदस्य के रूप में भेज देगी। ठीक, जो होंगे। बेसिक सा था, ज़्यादा समझाने की बात नहीं, लेकिन इस वाले पॉइंट में ज़्यादा समझने की बात है। यहाँ से अगर देखेंगे तो यूपीएससी में कई बार क्वेश्चन आए हैं। कौन सा? 1909 का भारत परिषद अधिनियम। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। इस अधिनियम को मार्ले मिंटो के सुधार के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। उस समय लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड के भारत के राज्य सचिव थे और लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे। तो सीधी सी बात है, मिंटो कौन थे? वायसराय, और मार्ले कौन थे? भारत के राज्य सचिव, जो इंग्लैंड में बैठता है। आगे। इस अधिनियम की विशेषताएं इस प्रकार थीं। पहला, इसने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में काफ़ी वृद्धि की। केंद्रीय परिषद में इनकी संख्या 16 से 60 हो गई। अब खुद सोचिए, केंद्रीय परिषद में इनकी संख्या, मतलब जो केंद्रीय प्रांतीय विधान परिषद है ना, इनका आकार में वृद्धि करने लगे। केंद्रीय परिषद में इनकी संख्या 16 से 60 हो गई, मतलब बहुत बड़ा जंप है, देखा जाए तो लगभग 3 गुने से ज़्यादा। ठीक है, आगे। प्रांतीय विधान परिषदों में इनकी संख्या एक समान नहीं थी। ठीक है, इसने केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत को बनाए रखा, लेकिन प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों के बहुमत की अनुमति थी। ठीक है, अब ये देखिएगा, इसने दोनों स्तरों पर विधान परिषदों के कार्यों का दायरा बढ़ाया। उदाहरण के तौर पर अनुपूरक प्रश्न पूछना और बजट पर संकल्प रखना, ये यहाँ पे शुरुआत हुई है। याद रखिएगा, 1909 में और 1992 में आपको कंफ्यूज किया जा सकता है इस पॉइंट को लेके, तो इसको थोड़ा ध्यान से, है ना। चलिए आगे बात होती है पॉइंट नंबर 4। इस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्य परिषद के साथ साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया। तो आप क्या कर सकते हैं? एसोसिएशन भी बना सकते हैं। पहली बार ऐसा था। सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद में प्रथम भारतीय सदस्य बने। उन्हें विधि सदस्य बनाया गया था। तो सीधी सी बात है, पहले व्यक्ति ऐसे कौन थे? सत्येंद्र सिन्हा जी, जिन्हों वायसराय की कार्यपालिका परिषद में प्रथम भारतीय सदस्य बनाया गया। किस रूप में? एक तरह से जो कार्यपालिका थी किसकी? वायसराय की, तो उसमें जो है भारतीयों को भी शामिल किया जाने लगा। ऐसा पहली बार हुआ 1909 में। तो पहले व्यक्ति कौन थे? सत्येंद्र। ध्यान रखिएगा इस बात को। आगे। इस अधिनियम ने पृथक निर्वाचन के आधार पर मुसलमानों के सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया। इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव
मतदाता ही कर सकते थे। इस प्रकार इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचक के जनक के रूप में जाना गया। देखो, सांप्रदायिक चुनाव क्या होता है, इसका मतलब ये हुआ यदि कोई मुस्लिम क्या है कैंडिडेट खड़ा है तो उसको वोट भी मुस्लिम ही दे सकते हैं। ठीक, ये होता है सांप्रदायिक चुनाव। और इसकी शुरुआत कब हुई? 1909 के लॉर्ड मार्ले मिंटो वाले सुधार वाले अधिनियम में। तो इस बात को ध्यान रखना है, 1909 का जो भारत परिषद अधिनियम है उसने ही क्या शुरुआत की? सांप्रदायिक चुनाव। तो सांप्रदायिक निर्वाचक जो चुनाव था उसमें क्या होता था, जो मुस्लिम खड़ा होगा उसे सिर्फ मुस्लिम ही वोट दे सकते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए। और इसके जनक कौन है? लॉर्ड मिंटो। और लॉर्ड मिंटो कौन है? लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय हैं। ठीक है, हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे इसके क्या टर्म्स हैं, क्या बैकग्राउंड है। बस अभी आपको क्या जानना है, सीधी सी बात है, पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें जाननी है, इसीलिए बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। चलिए आगे देखते हैं। इसने प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालयों और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। भारत शासन अधिनियम 1919। 20 अगस्त 2017 को ब्रिटिश शासन ने पहली बार घोषित किया कि उसका उद्देश्य भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना है। अब उत्तरदायी सरकार का मतलब रीज़न क्या था ना, उस समय चल रहा था फर्स्ट वर्ल्ड वार। अब जो फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था इस वजह से इन्होंने ये बात कही। अब देखिए मैंने यहाँ कुछ लिखा है, 1919 में प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की गई। केंद्र में द्वैध सदन होंगे। द्वैध शासन का मतलब हुआ कि अब केंद्र भी होगा और कौन होगा, सीधी सी बात है, प्रांतों में भी उत्तरदायी सरकार बनेगी। इसके पहले सिर्फ केंद्र में बनती थी। ठीक है, सरकार बनेगी, इसलिए ऐसा होता था। और पहले क्या होता था, प्रांतों में लोगों को चुन के भेजा जाता था अप्रत्यक्ष रूप से, लेकिन अब वहाँ भी प्रत्यक्ष रूप से चुने जाएंगे, इसीलिए इसको द्वैध शासन कहा गया। ठीक है, आइए अब आगे यहाँ बात करते हैं। क्रमिक रूप से 1919 में भारत शासन अधिनियम बनाया गया जो 1921 से लागू हुआ। इस कानून को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। मॉन्टेग्यू भारत के राज्य सचिव थे जबकि चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें इस अधिनियम की आइए डिस्कस कर लेते हैं। पहला, केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की सूची की पहचान कर एवं उन्हें पृथक कर राज्यों पर केंद्रीय नियंत्रण कम किया गया। आगे बात कर रहे हैं, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को अपनी सूचियों के विषयों पर विधान बनाने का अधिकार प्रदान कर दिया गया। ठीक है, सीधी सी बात है। अब भाई वहाँ पे कह रहे वहाँ शक्तियाँ दे रहे हो तो उनको भी ये भी आधार दो ना कि वो अपने अधिकार के हिसाब से क्या बना पाएँ, विधान बना पाएँ। तो प्रांतीय विधान परिषदों को भी ये ताकत दी गई कि अब वो भी, जैसे राज्य है भारत का आजकल जो राज्य है वो भी अपने कानून बना पाते हैं और जो केंद्र है वो भी बनाता है। इन प्रांतीय विषयों को पुनः दो भागों में विभक्त किया गया, एक हस्तांतरित और एक आरक्षित। हस्तांतरित विषय पर गवर्नर का शासन होता था और इस कार्य में वह उन मंत्रियों का सहायता लेता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे। ठीक है, दूसरी ओर आरक्षित विषय पर गवर्नर कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थी। शासन की इस दोहरी व्यवस्था को द्वैध मतलब डायआर्की जो यूनानी शब्द है कहा गया। भारत शासन व्यवस्था कहा गया, डायआर्की कहा गया। सीधी सी बात ये ध्यान रखिए। हालांकि इस व्यवस्था में काफ़ी हद तक असफल रही। देखो यहाँ पे क्या था, इन्होंने कहा कि प्रांत में विधान परिषद होगा और केंद्र में भी होगा, लेकिन हम क्या करेंगे, दो टाइप की चीज़ें बताएंगे। दो टाइप के हम क्या करेंगे, जो कानून बनाने का अधिकार है या जो नियम बनाने का अधिकार है उसको हस्तांतरित करेंगे। मतलब अलग अलग दो टाइप का बनाएंगे, एक हस्तांतरित विषय होगा, एक आरक्षित। हस्तांतरित विषय वो होंगे जो गवर्नर का शासन करेगा, लेकिन आरक्षित विषय वो होगा जो सीधी सी बात है वायसराय देगा। बस इतनी सी बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, हस्तांतरित विषयों पर गवर्नर का शासन होता था और इस कार्य में वह उन मंत्रियों का सहायता लेता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे, और जो आरक्षित विषय थे वो गवर्नर कार्यपालिका परिषद से सहायता लेता था। तो इस बात को ध्यान रखना है, हस्तांतरित विषय पे वो मंत्रियों से सहायता लेगा और जो भी आरक्षित विषय हैं किसके, गवर्नर के, वो कार्यपालिका परिषद की सहायता से होता था।
ठीक है ना। चलिए आगे बात करेंगे हम पॉइंट नंबर 3। इस अधिनियम ने पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन चुनाव की व्यवस्था प्रारंभ की। तो ये इम्पोर्टेंट खासकर था कि यह अधिनियम पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था को और प्रत्यक्ष निर्वाचन चुनाव की व्यवस्था प्रारंभ की। क्यों? अब देखिए द्विसदनीय व्यवस्था क्यों आई, क्योंकि केंद्र में द्विसदन होते थे, एक अपर एक डाउन, जो जैसे आज है राज्य सरकार मतलब राज्यसभा और लोकसभा, है ना। राज्यसभा मतलब राज्य सरकारों के लिए राज्यसभा है और केंद्र सरकार के लिए लोकसभा है, तो उसी हिसाब से उस समय भी ऐसा था। तो इस अधिनियम ने पहली बार ऐसा किया। प्रत्यक्ष निर्वाचन चुनाव जो निर्वाचन था उसकी प्रारंभ की व्यवस्था यहीं से की गई। कहाँ से? 1919 से। इस प्रकार भारतीय विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनीय व्यवस्था यानी राज्यसभा और लोकसभा का गठन किया गया। दोनों सदनों में बहुसंख्यक सदस्यों को प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से निर्वाचित किया जाता था। तो सीधी सी बात है, यहाँ प्रत्यक्ष चुनाव होते थे जनता के द्वारा। आगे इसके अनुसार वायसराय की कार्यकारी परिषद के 6 सदस्यों से कमांडर इन चीफ को छोड़कर 3 सदस्यों का भारत होना आवश्यक है, मतलब वो भारतीय होंगे। कुल 6 सदस्य रहेंगे लेकिन 3 सदस्य भारतीय रहेंगे वायसराय की कार्यकारी परिषद में। अब ये थोड़ा सा अच्छा था कि ठीक है, कमांडर इन चीफ कौन होगा, वो तो एक इंग्लैंड का व्यक्ति होगा ही, लेकिन 3 सदस्य भारतीय भी रहेंगे, ये अच्छी बात रही 6 में से। इसने सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचन के सिद्धांत का विस्तार कर दिया। पहले सिर्फ 1909 आया था उसमें सिर्फ मुसलमानों का था, यहाँ पे इन सब को भी क्या कर दिया गया, जो सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार कर दिया गया। कौन कौन आया, ध्यान से देखिए, सिख आ गए, ईसाई आ गए, आंग्ल भारतीय आ गए और यूरोप आ गए। ठीक है, यूरोपीय लोग। आंग्ल भारतीय कौन होते हैं, वो जो कहीं ना कहीं इंग्लैंड में शादी कर ली है उनको कहा जाता है, या इंग्लैंड का कोई व्यक्ति भारत में आके शादी कर लिया और यहीं रह रहा है तो उसे आंग्ल भारतीय कहा जाता है। ठीक है, तो ये लोग क्या हुए, सीधी सी बात है, इनको भी अब निर्वाचक, सीधी सी बात है, एक पृथक निर्वाचक सिद्धांत दे दिया गया, जो सांप्रदायिक निर्वाचक की एक पहल थी। कब शुरू की गई थी? 1909 में, यहाँ पे उसको विस्तार दिया गया। आगे इस कानून ने संपत्ति, कर या शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार प्रदान किया। मतलब जिसके पास ज़्यादा संपत्ति होगी या जो ज़्यादा कर देता है या शिक्षा जिसकी बहुत अच्छी है, वो जाके क्या करता था, मत दे सकता था, उसी को मत देने का अधिकार था। मतलब सबको नहीं था कि सब जाके वोट देंगे जैसे आज है, पहले ऐसा नहीं था। इस कानून ने लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय का सृजन किया और अब तक भारत सचिव द्वारा किए जा रहे कुछ कार्यों को उच्चायुक्त को स्थानांतरित कर दिया गया। मतलब एक कार्यालय और खोला गया, जो वहाँ भारत का सचिव होता था, वो तो काम करेगा ही करेगा, लेकिन कुछ काम ऐसे होते थे जो उच्चायुक्त को हस्तांतरित किए गए। किस अधिनियम के तहत? 1919। यहाँ तक मुझे लगता है मामला एकदम क्लियर है। अब हम लोग आगे बात करेंगे 2-3 पॉइंट और हैं इसी में, आइए देख लेते हैं क्या क्या है। देखिए लिखा है, देखिए इसने एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। अतः 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, जो आज का हमारा यूपीएससी है। तो इससे गठन कब किया गया था? 1926 में। किस अधिनियम के तहत? 1919। इसने पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया। राज्य विधानसभाओं को अपना बजट स्वयं बनाने के लिए अधिकृत किया गया। ये कब हुआ? ये हुआ भैया जब 1919 के अधिनियम में कहा गया कि केंद्र अपना अलग राज्य बजट बनाएगा और जो राज्य हैं वो अपना बजट अलग बनाएंगे। क्योंकि यार इस समय क्या हो रहा था ना, बहुत बड़े स्तर पे काम होने शुरू हो गए थे, इस वजह से ये करना ज़रूरी था। आगे इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया, जिसका कार्य 10 वर्ष बाद जांच करने की एक रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। ये लगता था कि 1919 का जो कानून लाए हैं ये बहुत बड़े स्तर पे भारत में बदलाव कर सकता है, तो हम क्या करेंगे, 10 साल बाद एक ऐसी समिति का गठन करेंगे या ऐसे आयोग का गठन करेंगे जिसे हम वैधानिक आयोग कहेंगे। वो आयोग क्या करेगा, आके ये जांच करेगा कि जो भी चीज़ें आई, जो भी चीज़ें 1919 में हमने किया, उससे भारत के लोगों को कितना लाभ पहुंचा। इसके लिए उन्होंने क्या किया, एक आयोग का गठन किया जिसका नाम है साइमन आयोग। आना कब था?
1929 में, आया कब? 1927 में, 2 साल पहले। आइए देखते हैं क्या बात रही। ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1927 यानी निर्धारित समय से 2 वर्ष पूर्व ही नए संविधान में भारत की स्थिति का पता लगाने के लिए सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्यीय वैधानिक आयोग का गठन की घोषणा की। उसके बाद उसके जो बैकग्राउंड है ना यार, वो पढ़ने में मज़ा आएगा मॉडर्न हिस्ट्री में। ठीक, जो हमारी 6:30 बजे क्लास चल रही है, तो आप सभी उसको भी ज्वाइन करेंगे, तो वहाँ पे ये सब चीज़ें ज़्यादा डिटेल में होंगी। यहाँ पे क्या है कि हम सीधा जो भी पढ़ रहे हैं ना, वो जो भी पढ़ रहे हैं वो सीधी सी बात है, सिर्फ संविधान से संबंधित पढ़ रहे हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं। आइए आगे देखते हैं। गठन की घोषणा की। आयोग के सभी सदस्य ब्रिटिश थे, इसलिए सभी दलों ने इसका बहिष्कार किया, क्योंकि भैया हमारी पृष्ठभूमि है, हमारी राजनीति आप क्यों चेक करने आ रहे हैं, भारत के लोगों को इसमें शामिल क्यों नहीं किया गया। इसी बात से इस साइमन आयोग का बहुत ज़्यादा विरोध हुआ है भारत में। आयोग ने 1930 में अपनी रिपोर्ट पेश की तथा द्वैध शासन प्रणाली, राज्यों में सरकारों का विस्तार, ब्रिटिश भारत के संघ की स्थापना एवं सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को जारी रखने की आदि सिफारिशें दी। किसने सिफारिश दी? साइमन आयोग ने। आयोग के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए ब्रिटिश सरकार, भारत सरकार और भारतीय जो रियासतें थीं के प्रतिनिधियों के साथ 3 गोलमेज सम्मेलन किए। इन सम्मेलन में हुई चर्चा के आधार पर संवैधानिक सुधारों पर एक श्वेत पत्र तैयार किया गया, जिसे विचार के लिए ब्रिटिश संसद की संयुक्त प्रवर समिति के समक्ष रखा गया। इस समिति की सिफारिश को कुछ संशोधनों के साथ भारत परिषद अधिनियम 1935 में शामिल कर लिया गया। ठीक है, तो ये जो बातें साइमन कमीशन ने कही थी, उसका हमने क्या किया, 1935 में क्या किया, उसको शामिल करके और 1935 का अधिनियम हमने लाया। ठीक है, अब आगे बात करते हैं सांप्रदायिक अवार्ड के बारे में। ये क्या होता है? देखिए, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड उस समय थे, ने अगस्त 1932 में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व पर एक योजना की घोषणा की। इसे कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक अवार्ड के नाम से जाना गया। अवार्ड ने न सिर्फ मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों, यूरोपियों और आंग्ल भारतीयों के लिए अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था का विस्तार किया, बल्कि इसे दलित के लिए भी विस्तारित कर दिया गया। मतलब अब दलित भी क्या हो गए हैं, एक तरह से देखा जाए तो ये जो निर्वाचन प्रणाली है, कौन सी, कम्युनल वाली, उसमें चले गए। मतलब पहले तो ये लोग भी थे, अब दलित को भी शामिल कर लिया गया। आगे, दलितों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था से गांधी बहुत ही व्यथित हुए और उन्हें अवार्ड में संशोधन के लिए पूना की यरवदा जेल में अनशन प्रारंभ कर दिया। अब गांधी ने क्या किया, अनशन प्रारंभ कर दिया कि नहीं, ये गलत है, भारत में बहुत सारे फूट पड़ जाएंगे और भारत क्या होगा, एक जलता हुआ आग का गोला बन जाएगा, ऐसा गांधी जी का कहना था। आगे बात करते हैं। अतः कांग्रेस नेताओं और दलित नेताओं के बीच एक समझौता हुआ, जिसे पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। दलित नेता कौन थे? BR अम्बेडकर। इसमें संयुक्त हिंदू निर्वाचन व्यवस्था को बनाए रखना गया और दलित के लिए स्थान भी आरक्षित किया गया, ऐसी वहाँ पे बातें हुई। ठीक है, आज हमने यहाँ तक कंप्लीट किया। कल हम लोग 1935 और 1947 के अधिनियम को ख़त्म कर देंगे और उसके बाद हम लोग आ जाएंगे किस पे, भारत के संविधान के निर्माण पर। तो दोस्तों प्लीज़ इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा। आधे घंटे का सेशन हमारा हो चुका है, साथ में करते रहिए। ठीक है, तो क्या होगा कि किताब पढ़ने का जो मन है वो आपका लगा रहेगा। ठीक है, तो प्लीज़ इसको कंटिन्यू रखिएगा। ठीक है, और जो भी समस्या है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। उम्मीद है आपको भी मज़ा आएगा। और अभी हमारे पास UPSC के प्रीलिम्स के लिए टाइम है और हम आराम से M लक्ष्मीकांत 2-4 बार बहुत आराम से रिवाइज कर लेंगे, लेकिन उसके लिए पढ़ना ज़रूरी आज से है। ठीक, ये प्रीलिम्स को फोकस करते हुए सीरीज़ है। अगर आप मेंस का चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मेंस की तैयारी कैसे करनी है, किस चीज़ को लेकर, राज्य व्यवस्था को लेकर, तो उसके बारे में भी चर्चा कर लिया जाएगा। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद सेशन से जुड़ने के लिए। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।